हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आपका स्वागत है प्रखर एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नवपाषाण काल के बारे में और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे जो लास्ट ईयर में पूछे गए। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? लास्ट ईयर के क्वेश्चन इसलिए आपको डिस्कस करना चाहिए या लगातार आपको अटेम्प्ट करना चाहिए उनको, क्योंकि कोई भी आयोग हो, यूपीएससी हो या कोई आपका पीएससी हो, तो इनका एक ट्रेंड होता है। कुछ टाइम पीरियड के बाद ट्रेंड बदल जाता है, ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो आपको जो भी नए तरह के पेपर हैं, जो पुराने तरह के पेपर हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। उसी के चलते मैं 4-5 क्वेश्चन आज फिर से करता हूँ। इसमें एक दो आसान है, एक दो आपको थोड़ा टेक्निकल है, सोचना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा आज है, ये आंग्ल माध्यम वालों को अच्छा लगेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको हम शॉर्ट में ईआईसी कहते हैं। इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। समझ आ गया होगा सबको कि जो ट्रेड की मोनोपोली थी ईआईसी की, 15 साल का चार्टर जो उसके लिए मिला था 1600 में, तो उसके चलते उसकी जो मोनोपोली थी तो उसको हटाया गया। कहा गया कि ट्रेड भाई बाकी लोग भी कर सकते हैं, ईआईसी के अलावा बाकी जो कंपनीज हैं, जो व्यापारी हैं आपके यूरोपियंस, वो भी उसको कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि इट asserted द sovereignty ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। अब ईआईसी ने जिन जिन एरिया को अपने नियंत्रण में ले लिया, तो यहाँ पे जो प्रभुत्व है, प्रभुत्व किसका दिखाना चाह रहे हैं? वो उनको बताना चाह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है? वो किसका है? ब्रिटिश का ही है। थर्ड पॉइंट है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाव आर करेक्ट। अब देखिए, आपको 3 पॉइंट्स में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उसको आंसर करें। अब क्या है, मैं फिर से वही बात कहूँगा, जो लोगों ने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा हुआ है उनके लिए डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों के साथ क्या होती है कि हम लोग प्रैक्टिस कम करते हैं, और जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपको कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। अब जैसे आपको पता लगे कि पहले वाला तो सबको पता है कि भाई हाँ ये बात सही है, सेकंड भी उनको डाउट आता है कि हाँ शायद ये भी सही है, फिर उन्हें डाउट आता है कि यार जब 2 ठीक हैं तो तीसरा भी होगा। और स्पेशली ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जहाँ पर 1, 2 एंड 3 लिखा है या ऑल लिखा है उसको तो बस एकदम से आंख मीच करके करेक्ट कर देते हैं और यहीं फंस जाते हैं। तो आपको एक तो 1813 का चार्टर एक्ट, मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको 1813 का चार्टर एक्ट याद दिला देता हूं, मैं समझाई देता हूं, आप खुद ही निर्णय ले लेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? वो पहली बात को कहता है, क्या कहेगा वो कहता है कि इस चार्टर से भारत में कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या हुआ? भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया है। तो पहले वाला तो हमारा ओके हो गया। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस कानून में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो ईआईसी कर रही है उस पर अभी उसका मोनोपोली बना रहेगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये कवर हो जाता है 1813 के चार्टर एक्ट में, उसका जो फर्स्ट लॉ है उसमें हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट उसका है कि इस कानून में भारत में जो कंपनी शासित क्षेत्र हैं उन पर ब्रिटेन राजा की प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया गया। तो वो सेकंड वाली बात को भी उसने एक्सेप्टेंस दे दी, उसने क्लैरिटी दे दी। थर्ड पॉइंट उसका कहता है कि इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। ठीक है जी। अब ये तो इसमें नहीं दिया हुआ है,
पर वो पूछ सकता है, आगे के क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो यानी कि आपको बेसिक्स तो पक्का रखना पड़ेगा, कितने चार्टर्स बने, कहाँ पे क्या टर्निंग पॉइंट रहा है, उनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये 1813 पूछ रहा है मुझसे, ये मुझसे 1833 नहीं पूछ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में जो भी बाशिंदे रहते हैं उनकी उनकी जो एजुकेशन है उसको वेस्टर्न तरीके से कराने के लिए प्रचार प्रसार करने की बात की। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट इसका है, मतलब ये निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं इसमें, इस कानून ने भारत की जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय सरकार आप समझ सकते हैं जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि आप नगर पालिका देखते हैं या ग्राम प्रशासन देखते हैं, तो इन्हें आप क्या कहते हैं, स्थानीय सरकारें कहते हैं, को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। लेकिन भारत की स्थानीय सरकार उस वक्त कौन सी थी, आपको पता होना चाहिए। और कर भुगतान ना करने पर उसको दंड की व्यवस्था की गई। बात समझ में आती है क्या? यहां पर ये जो थर्ड पॉइंट है कि द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव, तो ये वाला पॉइंट कहीं दिखाई देता है आपको इसमें? आपको नहीं दिखाई देता है। तो यानी अगर 1813 का चार्टर एक्ट आपने पढ़ लिया है, आपको क्लियर है, तो आपको पता लग रहा है कि 1 और 2 है, 3 नहीं है। अब 1 और 2 ढूंढिए कहां पर है इसमें, 1 और 2 है फर्स्ट पर। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। मैं आपको सभी चार्टर एक्ट, सभी चीजें समझाऊंगा जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा या फिर मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, तो आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे हम। इसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड जो क्वेश्चन हमने पूछा है, आसान आसान प्रश्न है, जो मैंने पीछे पढ़ाया उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सब। निम्नलिखित स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं, हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा था। आपको कमेंट भी करना चाहिए इसके लिए, मुझे भी क्लैरिटी हो कि आपको पता लगा। मध्य पाषाण काल ही वो काल था जब पहली बार मेसोलिथिक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मेसोलिथिक, ये वो पहला पीरियड था जबकि पशुपालन देखने के लिए मिला। और पशुपालन की जो मेन 2 साइट हैं वो कौन कौन सी हैं? एक आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, और एक बागौर है जो आपकी राजस्थान जिले में राजस्थान प्रांत में पड़ती है। ठीक है। तो यहां पर आप बागौर देख रहे हैं, तो आप बागौर, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, लखनिया नहीं है, ये सी पॉइंट है। फिर से बागौर है। अगर यहां आदमगढ़ दिया होता तो आदमगढ़ हो जाता। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पशुपालन के बारे में पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में, यह सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? अब इसमें क्या है, पाषाण, कांस्य और लौह युग, 3 एज की बात कर रहे हैं। पहला स्टोन एज हो गया, दूसरा आपका कांस्य युग हो गया। कांस्य युग कैसे बना? कांस्य युग बना आपका तांबे के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा टिन मिला लिया। तांबे और टिन को मिलाकर के इन्होंने, मतलब इन्हें आ गया था, जो आप पढ़ते हैं ना, मेटलर्जी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो इन्हें पता लग गया था कि कैसे आप मिश्र धातु बनाते हैं। 2 धातुओं को मिलाकर एक नई धातु जब बनाते हैं, एलॉय जिसे कहते हैं, तो वो कांस्य युग आता है आपका। और लौह युग आप जान ही रहे हैं, लौह युग आपका कब आएगा? लौह युग आएगा आपका 1000 बीसी के आसपास। लौह युग के बाद क्रांति तीव्र हो गई थी, और आप उसके बाद 16 महाजनपद देखते हैं। चलिए वो मैं पूरा डिटेलिंग करूंगा आपको विद फैक्ट्स एंड थ्योरीज, जो भी थियरीज हैं उसकी। क्लियर हो गया आपको? तो अब ये किया किसने था? और कोपेनहेगन जो है ये आपका डेनमार्क में पड़ता है। एक है थॉमसन, एक लोबाक हैं, एक हैं आपके टेलर और एक हैं चाइल्ड। सोचिए और बताइए ये किसने किया? इसका आंसर है आपका थॉमसन। 1820 में जो पुरातत्वविद हैं थॉमसन, उन्होंने ये काम किया। उन्होंने जो सामग्री मिली उसे पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने वाले स्थल कौन से हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं बता चुका हूँ। नवपाषाण काल में बुर्जा होम, बुर्ज होम जो भी आप बोलते हैं, तो वो एक साइट है जिसमें कि मृतक के साथ कुत्ते को दफनाने का आपको प्रमाण मिलता है। तो इसी के साथ हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए। अब अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और प्यारा क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ मैं आपको तमिल साहित्य के बारे में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ वो पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। इन्होंने कहा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। शिलप्पदिकारम और तोलकाप्यम, जीवक चिंतामणि और मणिमेखले। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उन्हें तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन काफ़ी पहले पढ़ा हुआ है तो वो सब मिक्स हो गया हुआ। ठीक है, तो आपको मिक्स तो करना ही नहीं है कुछ भी। आपके सामने तो एक एक चीज़ जो होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर, आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि ये क्या है। एक्चुअली संगम काल था क्या? तमिल जो आपका पोइट्री सेक्शन है या तमिल का जो भी साहित्य है, उसके लिए 3 संगम काल हुए हैं, मतलब 3 संगम हुए हैं, और उन 3 संगमों में बहुत सारे कवियों ने मिलकर बहुत सारी कविताओं के संग्रह, महाकाव्य, ये सब लिखे हैं, बहुत डिटेल्ड। लेकिन उसमें हाइपरबोलिक बातें ज़्यादा हैं, आपको महसूस होगा कि बहुत अतिशयोक्ति है। जब आप खुद पढ़ेंगे आपको खुद ही महसूस होने लगेगा। मैं पर किसी पर तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट पर ला रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है, इसमें पहली बात आई कि शिलप्पदिकारम। अब ये शिलप्पदिकारम क्या है? जिसे आइडिया है उसको तो याद आ गया होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको क्लैरिटी कर देता हूँ। शिलप्पदिकारम एक्चुअली एक, इसका जो मतलब होता है वो होता है नूपुर की कहानी। क्या मतलब होता है इसका? नूपुर की कहानी। और इसकी रचना करने वाले कौन थे? जो चेर शासक थे। चलो ये भी बता देता हूँ। दक्षिण में 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, चोल, चेर और पांड्य। इनमें से जो चेर शासक थे जिनका नाम क्या था सॉरी, सेनगुट्टवन था। तो सेनगुट्टवन के जो भाई थे उनका नाम था इलंगो आदिगल। क्या नाम था? इलंगो आदिगल। उन्होंने ये लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? इलंगो आदिगल ने लिखी थी। क्लियर हो गया? तो हमें एक चीज़ तो मिल गई, ए का हमारे पास ऑप्शन 3 आ गया। लेकिन मैं आपको ये कहानी क्लियर कर देता हूँ। शिलप्पदिकारम एक्चुअली एक नायक और एक नायिका, नायक जिसका नाम कोवलन है और नायिका जिसका नाम कन्नगी है, उनके ऊपर आधारित एक कहानी है। ठीक है, जो 3 कांडों में बटी है। जैसे आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, मतलब पोर्शंस में बटी हुई है, जिनके नाम पुहार कांडम, मदुरई कांडम, वंजी कांडम आदि हैं। ठीक है, और जैसे पुहार कांडम है तो वो चोल राज्य के बारे में बताता है। मदुरई कांड जो है वो आपका पांड्य राज्य के बारे में बताता है, और वंजी कांडम जो है वो आपका चेर साम्राज्य के बारे में बताता है। ठीक है, तो इस तरह करके 3 पार्ट्स में वो बटा हुआ है। क्लियर हो गया आपको? अब अगली बात आती है तोलकाप्यम के बारे में। तोलकाप्यम पर क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तोलकाप्यम एक्चुअली है क्या? तोलकाप्यम है, अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्य थे, और उन 12 शिष्यों में से जो बढ़िया वाले, मतलब जो ब्रिलियंट वन थे, ऐसे 12 शिष्य थे। उनमें से एक तोलकाप्यर थे, जिन्होंने सूत्र शैली में एक ग्रंथ लिखा, और ये आपका तमिल भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। व्याकरण का, किसका है? ग्रामर का, ग्रामर का है। और आप इसलिए इसको मैच कर देंगे किसके साथ? तोलकाप्यर के साथ। तो आपको 2 ऑप्शन तो पता लग गए, शिलप्पदिकारम और तोलकाप्यम के बारे में। अब हम आंसर्स पर चेक कर लेते हैं क्या हमारा काम हो गया। शिलप्पदिकारम ए का ऑप्शन आ रहा है, ए का ऑप्शन आ रहा है 3। ए का ऑप्शन 3 कहाँ है? एल पर भी है, एम पर भी है, हम फंसे हुए हैं। तोलकाप्यम का आ रहा है, तोलकाप्यम का आ रहा है 4, तो बी का 4। ये तो भैया कंफ्यूजन कर रहा है, यानी या तो एल होगा या फिर एम होगा। 2 ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2 को तो डिकोड कर लिया,
अब थर्ड आता है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि क्या है? जीवक चिंतामणि एक जैन मुनि थे जिनका नाम था तिरुतक्क देवर। क्या नाम था? तिरुतक्क देवर, उनकी कृति थी। और इसमें जो नायक है, उस नायक का नाम क्या है? जीवक है। क्या नाम है उसके नायक का? जीवक। और इस जीवक ने क्या किया था? इस जीवक ने 8 शादियां की थी। क्या किया था इसने? इसने 8 विवाह किए। इसने क्या किया भाई? एक प्यारी सी कहानी, कहानी की तरह आप समझ लें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसने 8 विवाह किए थे। किसने किए थे? तिरुतक्क देवर ने नहीं किए थे, जीवक ने किए थे, जो कि उसका नायक था। ठीक है। तो क्योंकि इसमें 8 विवाह रहे हैं, तो इसलिए इसको हम विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। और विवाह ग्रंथ को तमिल भाषा में कहते हैं मणनूल। क्या कहते हैं? मणनूल। तो हो सकता है आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाए कि मणनूल किसे कहते हैं। तो विवाह ग्रंथ को मणनूल कहा जाता है। अब जब 4 ऑप्शन हमें दिए हुए थे, 4 क्वेश्चन एक तरह से दिए हुए थे, उनमें से 3 का आंसर जब हमें पता लग गया, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई दिक्कत है। तो जीवक चिंतामणि को किससे मिलाना है मुझे? जीवक चिंतामणि को मुझे मिलाना है तिरुतक्क देवर से। ठीक है। अब जब मैंने इतनी कहानियाँ सुना ही दी है, तो मैं मणिमेखले को कैसे छोड़ दूँ? वैसे तो क्लैरिटी हो गया हमें। तो मणिमेखले भी मैं आपको बता देता हूँ। मणिमेखले एक्चुअली एक बौद्ध व्यापारी रहे हैं जिनका नाम था सीतलई सतनार। और जो शिलप्पदिकारम की कहानी है, उसी का मतलब ये समझ लीजिए सीक्वल कहते हैं ना, जैसे सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 आप देखते होंगे वेब सीरीज़ वगैरह में। तो शिलप्पदिकारम की कहानी जहाँ ख़त्म होती है, बिल्कुल वहीं से मणिमेखले की कहानी जुड़ी हुई है। तो मणिमेखले को लिखने वाले कौन हैं? सीतलई सतनार हैं। और ये आप जोड़ देंगे मणिमेखले को किससे? सीतलई सतनार से। तो हमारा क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है, लेकिन कहानी क्योंकि अभी अधूरी है तो उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो मणिमेखले एक्चुअली नायिका का नाम है इस नए काव्य में। और ये जो मणिमेखले है, ये है कौन? ये उस कोवलन की, जो शिलप्पदिकारम का नायक था, उसकी एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था माधवी। क्या नाम था उसका? माधवी। उस दूसरी पत्नी से उत्पन्न होने वाली कन्या थी ये, जिसका नाम क्या था? मणिमेखले। और इस मणिमेखले में आप देखेंगे एक नर्तकी जो है, जो लोगों को प्रसन्न करने के लिए नृत्य पेशे का इस्तेमाल कर रही थी, वो किस तरह से बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। तो एक बहुत बढ़िया एक मार्मिक आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। पर अब आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ के देखिएगा उसको, बहुत अच्छी चीज़ है। पर अभी हमारा टॉपिक जो है वो आगे बढ़ता है। हाँ, हम नवपाषाण काल की 2-4 साइट रह गई थी, उनको बताना था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है BC, AD C वगैरह, ये सब क्या होता है। तो मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, मैं समझा देता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये आपका टाइमलाइन है कि वक्त गुजर रहा है, जैसे रियल नंबर लाइन होती है, जैसे GT रोड बताया था मैंने आपको, ऐसे ये आपकी क्या है? टाइमलाइन। और सबसे पहले हिस्टोरियन आप जान रहे हैं कि कौन लोग हैं? वही रोमन्स हैं, जिन लोगों ने पूरी दुनिया फतेह की है, या ब्रिटिशर्स। आप जैसे भी, आप जो जितना आपको नॉलेज है उस हिसाब से आप समझ लें कि पश्चिम के लोगों ने पूर्व के लोगों को जीता, जिसके क्रम में इतिहास को लिखने का जो श्रेय है वो किनको है? क्रिश्चियंस को है। और क्रिश्चियंस के लिए लैंडमार्क क्या था? क्रिश्चियंस के लिए लैंडमार्क था जीसस का बर्थ। कि जब जीसस पैदा हुए तो उन्होंने समय को 2 भाग में बांट दिया, एक उनके पैदा होने से पहले और एक उनके पैदा होने के बाद। ईसा से पूर्व, ईसा के बाद। ठीक है। तो अब किसका क्या मतलब है वो सब चीज़ें मैं क्लैरिटी करता हो जाता हूँ। जैसे BC कहा गया तो उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के पहले। AD सबने पढ़ा होगा, एनो डोमिनी होता है, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी ये आपका ईसा मसीह का जन्म है। तो यहाँ से
आगे जितना आप बढ़ते जाएंगे, जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो सारा का सारा आपका ईस्वी में आ जाता है या एडी में आ जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन बहुत सारी बुक्स में आप इनका रिप्लेसमेंट देखते हैं, वहाँ पर लिखा आपको मिलेगा एडी की जगह पर मिलेगा आपको सीई। सीई मतलब कॉमन एरा। एक्चुअली कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा एक्चुअली पहले क्रिश्चियन एरा होता था, क्योंकि इसको क्रिश्चियंस ने ही शुरू किया था, तो वही इस कैलेंडर को फॉलो करते थे, इसीलिए इसको आप क्रिश्चियन एरा के रूप में जानते थे। लेकिन फिर ये जन सामान्य की वस्तु हो गई, क्योंकि इसी को सब लोग फॉलो कर रहे थे। तो अब इसको आपने क्या शुरू कर दिया? कॉमन एरा के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया, तो इसे कॉमन एरा कहा गया। ठीक है। इसी तरह से बीसी होता है, बीसी को बीसीई में कन्वर्ट किया गया। बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी बिफोर कॉमन एरा क्या है? यानी उससे पहले। इसके बाद एक और टर्म आती है आपकी बीपी। बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, यानी अब से पहले कोई भी बात जब हमें लिखनी होती है उसके लिए हम बीपी का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी बीपी। ये वो वाला बीपी नहीं है, ब्लड प्रेशर वाला। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्यारा सा टॉपिक जो आज अपने समापन पर है, लेकिन इसकी साइट्स बहुत प्यारी प्यारी हैं। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगा। नवपाषाण काल की एक प्यारी सी साइट है जिसका नाम है मेहरगढ़। और हम सब बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया बोलन दर्रा है। बोलन दर्रा आपका कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। और बलूचिस्तान कहाँ पर है भैया? ईरान की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। ठीक है, आपको बस मोटा मोटा बातें याद रखें, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है। आप बस ध्यान रखें उसका लोकेशन क्या है। बोलन दर्रे के आसपास एक समतल मैदान है, और वहाँ पर सबसे पहले हमें अनाज को उपजाने का साक्ष्य मिला था। यही हम लंबा समय से पढ़ते आ रहे थे। कब तक? जब तक कि हमें ये नहीं पता लगा कि संत कबीर नगर हमारे ही भारत में एक संत कबीर नगर आप जानते हैं जिला है उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर लहुरा देव से, कहाँ से? लहुरा देव से हमें साक्ष्य मिल गए हैं। किस बात के साक्ष्य मिल गए हैं? कि 9000 BC के आसपास अन्न उपजाने के, कि वहाँ पर पहले से ही अन्न उपजाया गया था। और मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप पूरी ज़िंदगी में देखेंगे कि नई नई साइट्स आएंगी, नई नई चीज़ें डिस्कवर होंगी, और आप देखेंगे डेट्स बदलती रहेंगी। तो आपको डेट से उतना नहीं चिपकना है। आपको क्या करना है? एक के बाद एक क्या होता है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कीजिए। आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, मैंने कभी रटा नहीं है, डेट्स अपने आप याद हो गई और आपको भी हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अब इन्होंने क्या कहा? भेड़, बकरी, बड़े मवेशी, जंगली जानवर, उन सब की हड्डियाँ मिली। और जंगली जानवर कैसे थे? जैसे कि हिरन और सूअर वगैरह हो गए। जैसे जंगली सूअर होता है, हिरन होता है, ये सब। अब क्वेश्चन आता है कि यार क्या ये सभी लोग थे, एक साथ थे? नहीं। मैं आपको इसके लिए भी एक क्लास लूँगा। जब हम उत्खनन करते हैं तो उत्खनन करने के दो तरीके होते हैं। तो या तो आप क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल करते हैं, या आप क्या करते हैं? आप वर्टिकल करते हैं। ठीक है, मैं पूरा एक टॉपिक क्लियर करूंगा आपको। तो जैसे हॉरिजॉन्टल आपने खुदाई की है, उत्खनन किया है, तो आपको क्या पता लगता है? आपको अपर लेयर पता लगता है। और जब आप वर्टिकल खुदाई करते हैं तो आपको क्या होता है? एक के बाद एक जो लेयर हैं, यानी जितने भी टेरेसेस हैं उसमें, वो सारे पता लगते हैं। यानी आपको पता लगता है सबसे ऊपर भैया ये सबसे नए लोग थे, इससे नीचे वाली खुदाई यहाँ पर और पुराने लोग थे, यहाँ पर और पुराने लोग थे, यहाँ पर और, मतलब इस चीज़ को आप महसूस भी कर सकते हैं। आप के पास अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हो, मेरे पास है प्रॉपर्टीज़, तो मैंने देखा है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ पुरानी हैं गांव में जो इस्तेमाल नहीं होती हैं, तो मैंने देखा वहाँ पर क्या हुआ है, ऐसी फिगर्स डेवलप हो गई हैं। ये फिगर्स डेवलप हो गई कैसे? मतलब अड़ोसी पड़ोसी क्या करते हैं कि जो एरिया इस्तेमाल कम होता है वहाँ पर अपने घर का कूड़ा डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, घर का कूड़ा डालना शुरू हो गया, तो कूड़ा डलते डलते क्या हुआ? एक ढेर बन गया। ये तो है आपका बेस, और बेस से इतनी हाइट हो गई। ठीक है, मैं पैराबोला नहीं सीखा, मैं आपको बता रहा हूँ वही हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो ढेर बना है, तो ये बड़े बड़े जो टीले बन जाते हैं। तो ये तो छोटे टीले हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। लेकिन मेहरगढ़ या जितनी भी आपके साइट्स आप पढ़ रहे हैं, वो क्या है? एक लंबे समय तक उनके ऊपर कूड़ा डलता रहा है। कूड़ा डलने से मतलब क्या है? कि प्रकृति के द्वारा डाला गया है भी कूड़ा।
यानी एक जनरेशन ख़त्म हो गई, उसके ऊपर आपकी कूड़ा आ गया या उसके ऊपर लेयर्स आ गई, फिर दूसरी जनरेशन वहाँ पर बसी, उन्हीं मकान के टूटे हुए अवशेषों का इस्तेमाल करते हुए नया घर बना लिया, ठीक है। फिर उसके ऊपर फिर से क्या हुआ, जनरेशन या तो चली गई कहीं पे, वो लोग पलायन कर गए, फिर कोई दूसरे लोग आए वहाँ पर बस गए। तो ऐसे करते करते क्या होता है, हमें 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 जो महसूस होता है कि जो ये पूरा स्थल होते हैं ये कलेक्शन ऑफ एजेस होते हैं, मतलब बहुत सारी एजेस आपको देखने को मिलती है जब आप इसकी खुदाई करते हैं, वर्टिकल रूप से ऐसे खुदाई करते हैं, ठीक है। तो ये खुदाई लंबे क्षेत्र में नहीं होती, थोड़े क्षेत्र में होती है, लेकिन आपको क्या होता है अलग अलग स्तर पे पता लग जाता है कि कब कौन सा युग था। तो एक ही प्लेस पर इसलिए बहुत सारी जनरेशन्स आपको देखने को मिलती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बोलन दर्रा जो है आपका, सॉरी बोलन दर्रा कह रहा हूँ, जो बोलन घाटी है आपकी या बेलन घाटी जिसे आप कहते हैं मिर्ज़ापुर में, वहाँ पे आपको कई एजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक मैं अलग से लूँगा बस थोड़ा समझाने के लिए। हाँ, इसमें एक पॉइंट और आप ये देखिए, यहाँ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए, मैंने बनाया भी है। जैसे आप ये जाली नुमा देख रहे हैं, बस इसे जाली मत समझिए, ये मकान आप समझ सकते हैं, उस वक्त के मकान थे, 4 चैम्बर्ड रूम, ऐसा एक एग्जांपल आप देखेंगे अगर आप स्टडी करेंगे मेहरगढ़ को। तो ये 4 चैम्बर्ड जो हाउसेस थे ये क्यों इस्तेमाल होते होंगे, ये माना जाता है कि शायद ये अनाज के भंडारण के लिए प्रयोग किए जाते होंगे, क्योंकि ज़्यादा कमरों की ज़रूरत उस वक्त होती नहीं थी। और जैसे आज प्राइवेसी वाला लाइफ हम लोग जी रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, जॉइंट फैमिलीज कल्चर हमने छोड़ दिया, ऐसा पहले नहीं था। पहले तो आप जानते हैं कि जनरेशन सी बहुत, मतलब पॉपुलेशन ही नहीं थी, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो है उन्होंने जो गोदाम था वो स्टोरेज के लिए, जैसे वेयर हाउस वगैरह होता है, ये इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पर एक कब्र मिली है और उस कब्र में मृतक के साथ बकरी का एक कंकाल मिला है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो मृतक होते थे उन्हें सम्मान देते थे, और सम्मान में वो कुछ उनके लिए खाने पीने की वस्तुएं रखते थे, और खाने पीने की वस्तुएं या उनका जो भी लॉजिक रहा हो कि उन्हें दूध मिले या वटेवर जो भी उनके दिमाग में रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं ये मानकर चलते थे कि ये बंदा जो मर गया है अब ये कहीं और जाएगा, कहीं और मतलब आफ्टर लाइफ, यानी यहाँ से इस जनरेशन से तो वो, सॉरी इस प्लेस से तो वो चला गया, लेकिन वो गया नहीं है, वो कहीं और शिफ्ट किया है, ट्रांसफ़र हुआ है उसका। तो यानी वो मृत्यु के बाद फिर से एक जो ज़िंदगी होती है उसके बारे में वो सोचते थे, इससे ये पता लगता है। अब नेक्स्ट साइड पर चलते हैं। नेक्स्ट साइड से पहले आप देख लीजिए जो मैंने आपको फिगर बना के दिखाई थी, ये इस तरह के मेहरगढ़ के घर मिले हैं, ये आपके चैम्बर्स आप देख रहे हैं, इस तरह से 4 चैम्बर्ड घर देखने को मिले हैं। तो ये आपको देखकर अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक आप पिक्चर नहीं देखते तो आपके दिमाग पर एक इमेज डेवलप नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात नवपाषाण काल का एक बहुत अच्छा साइट है जो कि बिहार में है, चिरौंद, और ये आपका चिरौंद है, और ये आपका स्थल जो है वो पटना से वेस्ट में, आप ये मान लीजिए कि जैसे ये पटना हो गया, तो इस पटना से वेस्ट में कितना किलोमीटर, तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास होगा, अप्रॉक्स 40 किलोमीटर लेफ्ट आप जाते हैं पटना से, तो वहाँ पर ये गंगा के, मान लीजिए गंगा बह रही है, तो गंगा के नॉर्थ की तरफ ये साइड पड़ता है, ठीक है, उत्तरी किनारे पर है। यहाँ पर हमें हड्डी के बहुत सारे उपकरण मिले, और मेनली हमें हिरन के सींगों से निर्मित औजार मिले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पत्थर के औजारों की कमी मिली है, ठीक है। पत्थर के औजार कैसे मिलते हैं, अगर आप किसी पहाड़ी के आसपास हों या किसी नदी की घाटी में हो, तो आपको अगर थोड़ा भी अंदाज़ा हो तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हड्डी और सींग के बने हुए आपको छेनी, बर्मा, बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ जानते थे, इन्हीं चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, छेनी उनको पता है, बर्मा उन्हें पता है, बाण उन्हें पता है, यानी कि वो युद्ध करना जानते हैं या
आखेट कितना अच्छे से करने लगे थे। कुदाल है उनके पास, सुई है यानी सिलना जानते थे, चूड़ियाँ हैं तो श्रृंगार के बारे में जानते थे। श्रृंगार कब उत्पन्न होता है? जब हमारा पेट छका होता है, यानी हम अपने सारे कार्य पूरे कर लेते हैं, तब हमें श्रृंगार सूझता है। प्रेम की उत्पत्ति तभी होती है जब तक कि, और पेट अगर खाली हो तो प्रेम तो दूर दूर तक सुनाई नहीं देता आदमी के कान में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ यहाँ पॉटरी में आपको घड़े मिले हैं, कटोरे मिले हैं, टोंटी वाले बर्तन मिले हैं। टोंटी वाले बर्तन जैसे कि आपका टोंटी वाले बर्तन आप ये समझ लीजिए जैसे चाय की केतली होती है, जस्ट लाइक दैट। ऐसे आपको मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। और निवास के लिए बांस और बल्ली की झोपड़ियाँ मिलती है। वो देखी होंगे आपने, बांस और बल्ली की झोपड़ियाँ, जैसे मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूँ तो आप महसूस कर सकते हैं कि कैसी बनी होती हैं बांस और बल्लियों का इस्तेमाल करके। तो चिरौंध की साइट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए नवपाषाण काल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, नेक्स्ट साइट आती है आपकी दाउजली हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली चीन की तरफ जाते हुए, चीन या म्यांमार की तरफ जाते हुए रास्ते पर हमारे ही देश मेघालय में पड़ता है, आपकी गारो की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। गारो की पहाड़ियों में स्थित है दाउजली हेडिंग, इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ से खरल और क्या मिला है हमें? खरल मिला है और 1 सेकेंड, मूसल, खरल और मूसल जैसे पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। मूसल मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। खरल और मूसल आप जान रहे हैं, यानी अनाज को आपको क्या करना है? अनाज को पीसने के लिए आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आप अनाज डाल करके इसमें और पीसते हैं, तो जिससे पक्का पता लग जाता है कि इस क्षेत्र में अनाज उपजाने लगे थे। यहाँ से एक पत्थर भी मिला है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। जेडाइट का पत्थर मिला है जो हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये उम्मीद की जाती है कि ये चाइना से शायद आया होगा। और इस पुरास्थल से हमें काष्ठाश्म भी मिलते हैं। काष्ठाश्म एक्चुअली 2 चीज़ों से मिलकर बना है, अगर संधि विच्छेद करेंगे इसका आपको काष्ठ प्लस अश्म बनता है। तो ये जो लकड़ी काफ़ी पुरानी हो जाती है तो वो बहुत सख्त हो जाती है, और बहुत सख्त होके आपने पूरा पढ़ा होगा इस बारे में, जैसे पेट्रोलियम सब्सटेंस कैसे बनते हैं, एक ज़्यादा प्रेशर और लंबे समय तक दबे रहने के कारण वो बदल जाते हैं आपके पेट्रोकेमिकल्स में। तो वो सब पढ़ा होगा अपनी केमिस्ट्री में, तो आप समझ सकते हैं कि एक लंबे समय तक जब लकड़ी जो है वो दबाव में रहती है और तो सख्त हो जाती है पत्थर की तरह, और उससे बने हुए औजार मिले हैं हमें। ठीक है, इसके बाद एक साइट आती है आपकी कोल्डी हवा, जो कि मध्य गंगा घाटी में पड़ती है। इम्पॉर्टेंट साइट है। हम लोग ये मान के चल रहे थे लंबे समय से कि जो आपकी कोल्डी हवा है ये धान की खेती के किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, जिसका टाइम पीरियड अप्रॉक्स 7000 BC से 6000 BC के आसपास रहता है। यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीकरे मिले हैं, और उनमें क्या है इंपॉर्टेंट बात कि धान के जो दाने हैं वो और भूसी के अवशेष वो चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, चिपके हुए मिले हैं मतलब उसके अंदर भंडारण किया गया था, यानी जो आपका मटका था उसमें इसका मतलब अनाज को डाल करके संभाल कर रखा हुआ था। ठीक है, इससे ये क्लियर होता है और हमें क्लियर हो जाता है कि यानी यहाँ पर खेती जो है वो आपका खेती जो है वो जीविकोपार्जन के लेवल से ज़्यादा हो चुका था, यानी व्यापक रूप से यहाँ पर धान की खेती हो रही थी। भाई आप संग्रह तभी करते हैं जब आपके पास सरप्लस होता है, और सरप्लस होता है तभी आप उसको क्या करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट साइट आता है पिकली हल। पिकली हल एक्चुअली सदर्न इंडिया की साइट है, स्पेशली कर्नाटक में पड़ती है, मैं बता चुका हूँ शायद पहले। कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। यहाँ से भेड़, बकरी, गाय, बैल पालने के प्रमाण मिलते हैं, और ऐसे खंबे और खूंटे समझते हैं, जैसे कोई भैंस या गाय को बांधते हैं, इस तरह से खूंटे और इन खंभों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया, बाड़े बनाए हुए थे। कैसे बनाए हुए थे? बाड़े, जैसे एक आपने फेंस डेवलप कर लिया, और उसके अंदर क्या करते थे, वो मवेशियों को रखते जिससे वो इधर उधर ना चले जाएं, और बाड़ों में ही क्या करते थे, गोबर को, जो उनका गोबर होता है जैसे काउ डंग आप जानते हैं ना, तो उस डंग को वो क्या करते थे, उसके अंदर स्टोर करते रहते थे।
तो उसमें डालते रहते थे। और डालते रहते थे, क्या करते थे उसका उसका ये काम करते थे कि जब वो इकट्ठा हो जाता था या वो वहाँ से पलायन करते थे तो उसको आग लगा देते थे। पूरे शिविर को, वहीं पे शिविर लगा के भी रहते थे, क्या करते थे वहीं पे पास में शिविर लगा के रहते थे। और जब वो लोग जाते थे तो वो इस पूरे के पूरे एरिया में आग लगा देते, पूरे शिविर को साफ कर देते जलाकर। अब फ़ायदा क्या हुआ, उससे राख पैदा हुई। उनके लिए वो किसका काम करती थी, मैन्योर का काम करती थी, यानी आपका खाद का काम करती थी। वो जैसे आपने पढ़ा हुआ ना स्लैश एंड बर्न वगैरह, झूम खेती पढ़ा हुआ। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो ज़मीन जो है वो फिर से उपजाऊ हो जाएगी। जब वो नेक्स्ट सीजन में उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो उनके लिए और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से आपको वो जो न्यूलिथिक साइट्स हैं उनको याद दिला देता हूँ। सबसे टॉप पे यहाँ आपका बुर्ज-होम है, और बुर्ज-होम से दक्षिण में साउथ की तरफ गुफ कराल पड़ता है। इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको याद होगा, यहाँ पे गुफ कराल है। क्या है ये, गुफ कराल। ठीक है, और हाँ, ये आपका मेहरगढ़ पड़ता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ बलूचिस्तान में पड़ता है, यानी पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, और ये आपका पड़ता है चिरौंद, जो कहाँ है, पटना के पास, पटना से थोड़ा दूर है लेफ्ट साइड में। और ये चिरौंद है बिहार की इम्पॉर्टेंट साइट, जहाँ से हिरन के सींगों से बने हुए उपकरण मिले हैं। और ये है आपका दाउजली हेडिंग, दाउजली हेडिंग जो मेघालय की गारो की पहाड़ियों में है। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। और मध्य गंगा के मैदान में ये आप कोल्डी हवा देखते हैं। ठीक है, कोल्डी हवा का हमने एग्जाम्पल लिया था। ये आप हल्लूर देख रहे हैं, हल्लूर के पास ही आपका यहाँ पिकली हिल पड़ता है। एक्चुअली ये आप जान ही रही हैं, पूरी की पूरी जोन जो है कर्नाटका की है। ठीक है, और भी बहुत सारी साइटें इसमें नहीं दी हैं, पर आपको याद आ गया होगा। आप खुद से भी स्टडी करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये है आपका पय्यमपल्ली। ठीक है, पय्यमपल्ली है तमिलनाडु की साइट है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा, दोबारा से मैंने आपको रिमेंबर करने के लिए, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, ये तो बस सिर्फ दोबारा याद दिलाने के लिए। अब हम एक बार नवपाषाण काल के सैलिएंट फीचर्स एक बार और देख लेते हैं, जिससे कि कोई भी डाउट आपको ना रहे। जल्दी से मैं इसको कवर करता हूं। यहां पर खेती की शुरुआत हो चुकी थी। आखेटक खाद्य संग्राहक और पशुपालक के स्थायी निवास से, सॉरी, पशुपालक से आगे बढ़कर वो स्थायी निवास की तरफ चला गया, यानी नोमैडिक से सेटल्ड लाइफ की तरफ। नोमैड समझते हैं आप कौन होते हैं, यायावर जो घूमते रहते हैं। और यहां से पिट हाउस मिला है बुर्ज-होम से। मिट्टी और सरकंडे के बने हुए गोलाकार और आयताकार घर बनाते थे। मैं बता चुका हूँ, जैसे गोलाकार ऐसे घर एक बना हुआ है ऐसे छप्पर टाइप, ये, और आयताकार मैंने वो दिखाई दिया आपको, ये आपका 4 चैम्बर्ड जो घर, इस तरह के घर थे, तो वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाएं मिलती हैं, जिन्हें हम फिग्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिग्रेंस। और इन फिग्रेंस से हमें पता लगता है कि वो कौन कौन से पशुओं को पालते हैं। ठीक है, ये पड़ती कहाँ है, एक्चुअली नर्मदा के दक्षिण में आप देखेंगे, नर्मदा घाटी जो है उसके दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर पहाड़ियों पर, ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर, ठीक है, उसके आगे आप, सॉरी, फिग्रेंस देखते हैं। ठीक है, मतलब सदर्न पोर्शन में आप इसको ज़्यादा देखते हैं। सिलबट्टे का प्रयोग किया गया, सिलबट्टे का प्रयोग आप समझ सकते हैं क्यों किया जाता है। और रुखड़े धूसर मृदभांड का प्रयोग किया गया। बाद में वो चीज़ बदली भी है, मैं बताऊंगा उसे भी, शायद मैंने लिखा हो, नहीं लिखा हो तो बता दूंगा। मतलब काले मृदभांड भी आए हैं इसी जनरेशन में। उसके बाद पत्थर की कुदाल, कुदाल आप समझते होंगे, कुदाल जो खोदने के लिए हम डिगिंग स्टिक का इस्तेमाल करते थे। और डिटेल्ड अगर पता करना हो तो मैं और भी बता सकता हूँ इसके बारे में कि ऐसे करके वो डिगिंग स्टिक होती थी, उसमें आधा किलो का या उससे ज़्यादा के आपके छल्ले लगे होते थे, रिंग्स। बहुत लंबी कहानी है, पर बहुत डिटेलिंग में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में निपटाना चाह रहा हूँ इसको। इसके बाद आता है कुंभकारी। कुंभकारी आप देख रहे हैं कि जगह जगह हमको मिल रहे हैं कलेक्शन किए हुए जो पॉट्स हैं और या उनके टूटे हुए जो पीसेस हैं।
और उसके बाद आपका क्या है, पहिए का आविष्कार। अब पहिए का आविष्कार जो है, उससे आप एक चीज़ को देखेंगे, कुम्हार का चाक। कुम्हार का जो चाक है, कुम्हार का चाक कैसा होता है, ऐसे एक सेंट्रल एक्सिस होती है और उसके चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है। ऊपर हम मिट्टी रखते हैं और मिट्टी को आकार देते हैं अपने हिसाब से, और कोई भी सामान जो हमें बनाना है, जैसे पॉट, कोई हमें तस्तरी बनानी है या हमें वट जो बनाना है, आप लोगों ने देखा होगा। तो पहिए के आविष्कार से ही ये कुम्हार के चाक के द्वारा जो आपके बर्तन थे वो अच्छी क्वालिटी के बन पाए, जो कि मैं बता रहा था ना आपको कि इससे अच्छे हो गए थे, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि काले रत्भांड आने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर भी बहुत अपने आप को रोक रहा हूँ कि ना आपका समय ख़राब करूँ, लेकिन जो भी मैंने आपको बताया है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं आपको क्लैरिटी कर दूं कि मैं इसके अलावा भी और चीज़ें शुरू करने वाला हूँ, जैसे कि हम लोगों ने संविधान यानी कि आपका पॉलिटी पे, और अर्थव्यवस्था, और साथ ही साथ जो समसामयिकी होती है यानी डेली आपका करंट अफेयर्स होता है, वो भी शुरू करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड नाइट।